हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। हम आज डिस्कस करने वाले हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन के सारे टॉपिक्स के साथ साथ में करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया था, आज हम दूसरा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? तो ये क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा होगा और छोटा है भी, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा तो वो थोड़ा डिटेल में रहेगा। ठीक है, उससे और जानकारियां आपको मिलेंगी। तो ऑप्शन है शक, हूड, मुगल, ग्रीक। ठीक है, तो हुआ ये था कि सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसके साथ में उसका एक दोस्त रहता था एंटियोकस, और उसका जो पुत्र था सेल्यूकस, वो पूर्वी प्रदेश का राजा बना। ठीक है, जब सिकंदर एक्सपायर कर गया तो सेल्यूकस जो है वो पूर्वी प्रदेश का राजा बना, और वो चाहता था कि जो उसके सम्राट सिकंदर ने जो जगह जीती थी और वो भारत के प्रदेश जो जीते थे उसको जीतकर वो वापस अधिकार करना चाहता था, सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो उसने इसी उद्देश्य से भारत पर फिर से चढ़ाई की और सिंध तक आ गया। जब उसने सिंधु नदी पार की तो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना से उसका सामना हुआ और वो पराजित हुआ। ठीक है, जब वो पराजित हो गया तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक संधि हुई, और उस संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, नाम था उसका, हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। ठीक है ना, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में कांधार, मकरान तट, काबुल ये सब प्रदान किए। ठीक है, और सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नाम का एक अपना राजदूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। मेगास्थनीज बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा और उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो सेल्यूकस निकेटर जो था वो क्या था? ग्रीक था। ठीक है, ग्रीक था। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? ग्रीक को। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा? ठीक है, तो वास्को डिगामा सभी जानते हैं कालीकट 1498 में पहुंचा। ठीक है, और जब वो कालीकट पहुंचा तो वहां का राजा कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने उसका स्वागत किया और उसने जमोरिन से वहां पर व्यापार करने की अनुमति मांगी। ठीक है, और अगर पूछा जाए पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था तो अल्मीडा था। ठीक है, अल्मीडा। अगला है, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। तो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन। ठीक है, तो जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि लॉर्ड डफरिन जो था ये ऊपर से केवल खुश था कांग्रेस के बनने से, और उसने गार्डन पार्टी भी दी थी किसको? कांग्रेस के प्रतिनिधियों को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और मुस्लिम लीग जो थी वो कहती थी कि इस संगठन के सिर्फ 3 ही उद्देश्य हैं। पहला है सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, दूसरा है मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और उनका विस्तार करना, और तीसरा यह था कि जो और भी संप्रदाय थे जिनके प्रति जो मुस्लिम लीग के प्रति मुस्लिमों के प्रति कटुता की भावना रखते थे उसको कम करना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। अगला है, तिनकठिया कानून किस स्थान व किसकी खेती से संबंधित है? ठीक है, तो जो तिनकठिया कानून था ये बताना है हमें कि किस स्थान से संबंधित है और किसकी खेती से संबंधित है। तो हम जानते हैं कि चंपारण में अंग्रेज जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे। वो कहते थे कि 3/20 भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। ठीक है, 3/20 भाग पर। 3/20 भाग का मतलब ये था कि अगर अपने खेत का आप 20 भाग कर लीजिए तो उसमें से 3 भाग निकाल दीजिए और उस पर नील की खेती कीजिए। और दिक्कत ये थी कि जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्हीं द्वारा निर्धारित किए गए दाम पर ही उसको बेचना पड़ता था, और उससे किसान बहुत परेशान थे। ठीक है, तो गांधी जी ने तिनकठिया कानून का बड़ा विरोध किया था, और ये तिनकठिया कानून संबंधित है चंपारण से और नील की खेती से। ठीक है, अगला है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह किसने गांधी जी को दी थी? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी, और इन्होंने ही उनको 1 साल पर्यवेक्षक के रूप में रहने की सलाह दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले जी जो थे इन्होंने 1905 में
कांग्रेस के अधिवेशन का, बनारस अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता की थी। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा ये है कि इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी 1905 में की थी। ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के गुरु थे, और गोपाल कृष्ण गोखले जी के गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे जी, जो कि जिनको महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे जी को। तो इस क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? तो हम जानते हैं गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शिरकत की थी, और ये कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गए थे। और इन्होंने जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, और गांधी जी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए SS राजपुताना नामक जहाज से गए थे। नेक्स्ट है, निम्न को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। तो साइमन कमीशन जो है ये कब आया था? 1928 में। दांडी यात्रा हुई थी 1930 में, लेकिन पूना समझौता और गांधी इरविन समझौता ये दोनों 1932 में हुआ था। और मजे की बात यह है कि दोनों मार्च 1932 में ही हुआ था, लेकिन जो गांधी इरविन समझौता था ये पहले हुआ था 5 मार्च को, और पूना समझौता जो हुआ था ये 24 मार्च को हुआ था। तो हम अगर ऐसे इसको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें तो सबसे पहले 1928 का साइमन कमीशन, उसके बाद में 1930 की दांडी यात्रा, उसके बाद में 5 मार्च 1932 का गांधी इरविन समझौता नंबर 3 पे, और फिर 24 मार्च 1932 का पूना समझौता नंबर 4 पे। ठीक है, ऐसे हम इसको मिला लेंगे। अगला देखते हैं, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक कौन था? ठीक है, चार्ल्स वुड, मैकाले, JS मिल या फिर कार्नवालिस। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी का ये था कि इसको हिंदी में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं, और इसको जो है लॉर्ड मैकाले ने निकाला था। लॉर्ड मैकाले कहता था कि सबसे पहले जो शिक्षा है वो उच्च वर्ग को देनी चाहिए, तो उसके बाद में वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे छन के जो निम्न वर्ग हैं उनमें धीरे धीरे छन के उसका प्रसार नीचे की तरफ होता रहेगा। ठीक है, तो ये फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था? लॉर्ड मैकाले ने। अगला है, निम्न युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये बताना है। और ये बांध दिए हुए हैं, उनके आगे नदी दी हुई है, नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, या हीराकुंड बांध महानदी। तो भाई नांगल बांध जो है ये तो सही है। ठीक है, ये सही है, सतलज नदी सही है, नांगल बांध। और दूसरा आपका जो है सरदार सरोवर परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर, ये गलत है थोड़ा। ठीक है, ये नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं है, नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है, और हीराकुंड बांध जो महानदी पर है ये भी सही है। ठीक है, अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची वाला देने का यही मतलब है कि कम समय में आपको ज्यादा जानकारी हो जाए, इसके लिए मैंने ये डाला हुआ है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो सूची 1 में जनजाति दी हुई है, सूची क्षेत्र में सूची द्वितीय में क्षेत्र दिया हुआ है, और सूची फर्स्ट में है जनजाति भोटिया, टोडा, सेंटिनल, बीरहोर। सूची द्वितीय में तमिलनाडु, झारखंड, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो हम भोटिया को मिलाएंगे अगर, तो भोटिया हमारी, सबसे पहले हम टोडा को मिलाते हैं, क्योंकि पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने टोडा जनजाति के बारे में बात की थी, और हमने बताया था कि टोडा जनजाति कहाँ की है? तमिलनाडु की। तो आपको जो पहले आता रहे आप सबसे पहले उसको मिलाइए, क्या पता ऑप्शन में उसी एक ऑप्शन से मिल जाए। ठीक है, वो कोडिंग करके 3, 1, 4, 2 ऐसे करके दिया रहता है, तो आपको कहीं एक पता है तो हो सकता है उसी से आंसर मिल जाए। ठीक है, तो जो सबसे पहले आता है उसको करेंगे, जो सबसे ज्यादा श्योर है। ठीक है, टोडा तमिलनाडु, उसके बाद में भोटिया जो है हमारा, इसको हम मिला देंगे किससे? सिक्किम से। सेंटिनल हमारा अंडमान निकोबार से, और बीरहोर हमारा कहां से हो जाएगा? झारखंड से। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, या फिर पालघाट केरल। ठीक है, तो ये जो दर्रे दिए हुए हैं सारे, और ये बताना है कि किस प्रदेश में है। तो लिपुलेख उत्तराखंड सही है, नाथुला अरुणाचल प्रदेश ये गलत है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश में ना होके सिक्किम में है। ठीक है,
और रोहतांग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। पालघाट केरल, ये भी सही है। तो नाथुला कहाँ पे है? नाथुला हमारा सिक्किम में है। ठीक है। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और इसमें ये राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं सारे और उन राष्ट्रीय उद्यानों को मिलाना है। एक तरफ लिखा हुआ है काजीरंगा, कुद्रेमुख, साइलेंट वैली, पेंच घाटी और दूसरी तरफ लिखा हुआ है चिकमंगलुर कर्नाटक, पालघाट केरल, नागपुर महाराष्ट्र, गोलाघाट नौगांव असम। ठीक है, इसको मिलाना है। तो काजीरंगा कहां पर है? काजीरंगा हमारा ऐसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है असम में है, लेकिन हम ये भी जान लें कि वो उसका लोकेलिटी क्या है। ठीक है, कहां पे है? तो गोलाघाट नौगांव में है वो, इसको इससे मिला देते हैं। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहां पर है हमारा? कर्नाटक में है, चिकमंगलुर में। साइलेंट वैली कहां पर है? शांत घाटी भी बोलते हैं इसको, ये है हमारा शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली केरल में है। पेंच घाटी हमारी कहां पर है? नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए ये मिल गया। अगला देखते हैं, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में केंद्र दिया हुआ है, सूची 2 में उद्योग दिया हुआ है। कौन सा उद्योग किस जगह पर है ये बताना है। एक तरफ है काकीनाडा, विरुद्धनगर, चन्नापटना, भदोही। दूसरी तरफ है कारपेट, जूट, सूती वस्त्र, रेशम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उत्तर प्रदेश वाले हैं, तो हमको पता है कि कारपेट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? सबसे ज्यादा कारपेट कहां बनाया जाता है? भदोही में। ठीक है, तो हम भदोही से कारपेट को मिला देते हैं। दूसरा है काकीनाडा, काकीनाडा जूट के लिए प्रसिद्ध है। विरुद्धनगर, जो हमारा विरुद्धनगर है, ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और चन्नापटना जो है ये रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको हमें याद रखना है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा घास प्रदेश नहीं है? सवाना, पंपाज, बेल्ट, डाउन्स। तो सवाना जो है हमारा ये घास प्रदेश नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ठीक है, 1952, 1953, 1954, 1955। तो विकास परिषद का गठन जो किया गया था वो 1952 में किया गया था। इसको ऐसे याद रखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। जहां जो जरूरत होगी हम आपको डिटेल बताएंगे। अगला है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है? जेपी नारायण, बाबा आमटे, एमएस स्वामीनाथन, वी कुरियन। तो वर्गीज कुरियन को फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन कहा जाता है। वी कुरियन इसका सही आंसर होगा। अगला है, 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला देखते हैं, स्टैगफ्लेशन क्या होता है? निर्यात आयात से ज्यादा, आयात निर्यात से कम, मंदी के साथ मुद्रास्फीति, रोजगार में अचानक वृद्धि। ठीक है, तो स्टैगफ्लेशन जो होता है ये होता है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। ठीक है, अगला है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1900, 1922 या फिर 1947। तो इसको याद रखिएगा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ध्यान रखिए, हम लोगों को कितने मूल अधिकार हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं, ये सारी चीजें याद रखनी है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। हमारे संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 12 अनुसूचियां हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो अंबेडकर जी ने जो संविधान का हृदय और आत्मा बताया है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को बताया है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, प्रस्तावना, समानता का अधिकार या फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, अगला है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, विविल प्लान या फिर अगस्त प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो भारतीय संविधान कैसा है कि इसमें कठोर और लचीलापन दोनों का मिश्रण है। तो इसको हम कह सकते हैं अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। अगला है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है?
तो पर्यावरण संरक्षण का जो कथन है संविधान में वो अनुच्छेद ऑप्शन है आपके 48A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 21। तो ये आपका अनुच्छेद 48A से संबंधित है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 50A, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 49A, अनुच्छेद 52A। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है और संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर लाया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है नोहकलाई झरना किस प्रदेश में है। ठीक है, तो नोहकलाई झरना जो है ये मेघालय के चेरापूंजी में है। ठीक है, ये मेघालय के चेरापूंजी में है, इसको याद रखिएगा। अगला है अलमट्टी बांध किस नदी पर है। कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी या फिर मालप्रभा नदी। तो ये जो अलमट्टी बांध है इसको लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं और ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर बनाया गया है और इसमें मेन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इस पर चलता है। ठीक है, तो अलमट्टी बांध कहां पर है, कृष्णा नदी पर, और पूछेगा कहां किस जगह पर है तो हम कहेंगे कहां, कर्नाटक में। ठीक है, अगला है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और ये पीओके में मेन स्थित है। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा हैं। फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है या फिर उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसमें पहला जो है सही है, खासी और मिजो पहाड़ियां पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। दूसरा फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है, ये भी सही है। तीसरा जो है खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है, ये गलत है क्योंकि खासी पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां नहीं कहा जाता है, मिजो पहाड़ियां जो हैं उनको लुसाई पहाड़ियां कहा जाता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, गोदावरी। तो भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है और गंगा कहाँ उत्पन्न होती है, उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर में, और इसकी जो लंबाई है वो 25 या फिर हम कह सकते हैं 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अगला है मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है। परिवहन, सांस, उत्सर्जन, पोषण। तो वृक्क जो है ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। तो इसमें सिलिकॉन जो है ये भी अर्धचालक है, जर्मेनियम ये भी अर्धचालक है, पारा जो है वो अर्धचालक नहीं है। और सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। अगला है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो एज इट इज जोड़ देते हैं, मतलब R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो इसमें R1 है 1, R2 है 2 और R3 है 3। तो 1, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 ओम। तो इसका श्रेणी क्रम में है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 ओम। और अगर ये उसमें समांतर क्रम में होता तो इसका फार्मूला होता 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे करके इसको हम सॉल्व कर लेते। ठीक है, अगला है बिट निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है। मेगाबाइट, बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। ठीक है, तो बिट का बी फॉर बाइनरी, टी फॉर ट्री मत समझिएगा, गलत हो जाएगा। बिट जो है वो बाइनरी डिजिट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अगला है निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है। ठीक है, जो बिट वाला क्वेश्चन था अभी जो मैंने कराया ये शायद सुपर टेट में या किसी पेपर में आया हुआ था। निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है। हीरा में, ग्रेफाइट में, कोयला में, बालू में। तो हीरा में है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी है, बालू में नहीं है। बालू में क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। ठीक है, अगला है एंजाइम मूलतः होते हैं शर्करा, प्रोटीन, वसा, विटामिन। तो एंजाइम जो होते हैं मूलतः वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगला है प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो या फिर वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी,
सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। पूछ रहा है प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों है। ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हम जानते हैं कि ये हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन पौधों के लिए क्या है, ये लाभदायक है। तो क्वेश्चन है लाभदायक और हानिकारक दोनों, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में लिखा हुआ है रिवॉल्वर, डायनामाइट, शीतलता का नियम, दाब का नियम। सूची 2 में है एल्फ्रेड नोबेल, पास्कल, कोल्ट, न्यूटन। दोनों को मिलाना है। ठीक है, तो यही है कि किसने किसका आविष्कार किया है, किसने कौन सा नियम दिया था। ठीक है, तो रिवॉल्वर को हम किससे मिलाएंगे, रिवॉल्वर हमारा जो है वो कोल्ट से मिलाएंगे। ठीक है, डायनामाइट हम किससे मिलाएंगे, एल्फ्रेड नोबेल से मिलाएंगे। शीतलता का नियम न्यूटन जी ने दिया था, और दाब का नियम पास्कल जी ने दिया था। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। 1947, 1949, 1950 या फिर 1951। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या था। स्वास्थ्य के लिए योग, समृद्धि के लिए योग, अच्छे स्वास्थ्य के लिए योग या फिर दीर्घायु के लिए योग। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम थी वो थी स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है, अगला है, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में भारतीय मूल की कमला हैरिस ने शपथ ली। वह निम्न में से किस भारतीय राज्य की हैं। केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो जो कमला हैरिस है ये तमिलनाडु की हैं। ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है, तमिलनाडु से संबंधित है। और इनके बारे में कुछ जान लीजिए कि ये कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी हैं, और इनकी जो माता जी हैं श्यामला गोपालन जी, वो तमिलनाडु के चेन्नई में रहती थी। ठीक है, चेन्नई की रहने वाली हैं। और जो जमैका मूल के अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड हैरिस से उन्होंने शादी की थी, और ये डोनाल्ड हैरिस और श्यामला गोपालन की पुत्री हैं, और इनको अमेरिका में फीमेल ओबामा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है, जनवरी 2021 में आयोजित 70वें स्कॉच, दो बार स्कॉच लिख गया है, कोई बात नहीं, एक बार आप समझिएगा। जनवरी 2021 में आयोजित 70वें स्कॉच अवार्ड में किस संगठन को ई गवर्नेंस का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। दक्षिणी रेलवे, आयकर विभाग, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, पोर्ट जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ई गवर्नेंस के लिए मिला है वो जनजातीय मामलों के मंत्रालय को मिला है। ठीक है, अगला है, 2021 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी कौन थे। ठीक है, ये एक प्रश्न है। तो ये हमारे जो है शिंजो अबे जी थे। ठीक है, और शिंजो अबे जी कहाँ के हैं, ये शिंजो अबे जी जापान के हैं। ठीक है, ये सबको पता है। अगला है, 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। तो जून 2021 में 46वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, और वो लंदन में हुआ, जहां पर मोदी जी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए गए थे। ठीक है, अगला है, नीति आयोग ने भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी के बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया। उसका शीर्षक है विजन 2035, निरोग भारत 2030, आयुष्मान या फिर भागीदारी। तो जो श्वेत पत्र जारी किया नीति आयोग ने, उसका जो शीर्षक है वो है विजन 2035। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर का जलावतरण किया। इसको किस देश ने डिजाइन किया है। जर्मनी, रूस, फ्रांस, इजराइल। तो वागीर को जो डिजाइन किया है वो फ्रांस ने डिजाइन किया है। अगला है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। तो ये रैंडमली मैंने रैंडम ये क्वेश्चन उठा लिया है हंटर आयोग वाला। तो इसमें ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या फिर तकनीकी शिक्षा। तो जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया था उसकी समीक्षा करने के लिए सरकार ने विलियम बिल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था, जिसको हंटर शिक्षा आयोग कहा जाता था। और जो ये हंटर आयोग था, इसने जो है ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था, लेकिन इसने जो मेन बल दिया था वो प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया था। और इन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा का ज़्यादा महत्व रखा जाए, और जो स्थानीय भाषा है उसी में उपयोगी रूप से शिक्षा देने का प्रयास किया जाए। तो हंटर आयोग ने इस पर बल दिया।
प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, इस तरह से आपका जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में, और आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।